नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि दुनिया और भारत एक बार फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी न किसी तरह से तालिबान अफ़गानिस्तान की सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लगभग सुनिश्चित हो चुकी है ये बात, और साफ तौर पर देखा जाए तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के छोटे इलाकों में और बड़े बड़े शहरों में तालिबान के जो लड़ाकू हैं वो अलग अलग जगहों पर अपनी बंदूकें लहराते हुए अपने जीपों में देखे जा सकते हैं कि किस तरह से वो घूम रहे हैं धड़ल्ले से। और उनकी बात अगर मानी जाए तो ये कह रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया है। तो इस क्लेम को तो ज़ाहिर है इसकी पुष्टि होने बाकी है, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगस्त में चूंकि अमेरिका ने कह दिया है कि उसकी जो फ़ौज है वो वापस लौट जाएगी, उससे पहले ही बिजली की रफ्तार से लगातार पूरे अफ़गानिस्तान में फैल रहा है तालिबान। किस तरह से इसके नतीजे होंगे, इसके नतीजे के तौर पर हमने देखा कि भारत ने जो कंदहार में जो कॉन्सुलेट है उससे कुछ जो हमारा स्टाफ है उसको वापस बुला लिया है। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पे ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सुलेट को बंद करना चाहता है। भारत की जो एम्बेसी है वो काबुल में है। इसके अलावा जो कॉन्सुलेट्स हैं वो कांदाहार में हैं और मज़ार शरीफ, दो बड़े शहर वहाँ पर हैं। करीब 500 का स्टाफ है, आप ये सोचिए वहाँ पर भारत का। इसके अलावा दो और कॉन्सुलेट्स हुआ करते थे हेरात और जलालाबाद में, उनका ऑपरेशन, उनका कामकाज पहले ही बंद कर दिया गया है। तो 1996 में हमने देखा था कि सिर्फ 3 ऐसे देश थे, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अलावा पाकिस्तान और कतर। इसके अलावा पूरी दुनिया के तमाम देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनी 1996 में, इससे पहले कि अमेरिका ने वापस खदेड़ दिया अफ़गानिस्तान में तालिबान को 2001 में 9/11 के हमले के बाद, भारत ने मान्यता नहीं दी थी। और इन 3 देशों के अलावा किसी ने भी मान्यता नहीं दी थी। लेकिन इस बार हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि ये अमेरिका का दबाव है, नया एडमिनिस्ट्रेशन है, नई सरकार है अमेरिका में, या जो भी, या बदलती परिस्थितियां हैं। 25 साल के बाद 1996 से लेकर अब 2021 में हम जी रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर तय है कि हालात बदल रहे हैं। लेकिन क्या तालिबान बदल रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने 1996 का दौर देखा है वो ये कहर जानते हैं कि कैसे ये आतंकवादी संगठन जब सत्ता पर काबिज था, किस तरह से जो सन ऑफ द सॉइल, एक भूमि पुत्र का जो एक पूरा नकाब ओढ़ के सामने आए, महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरह से दबाया गया। अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी, और जिस तरह की एक बहुत ही कट्टरपंथी परिभाषा इस्लाम की फैलाई उन्होंने, बामियान बुद्धा के जो स्टैचूज़ थे, जो उनकी मूर्तियां थीं, किस तरह से बेदर्दी से उस सबको ध्वस्त किया गया। पूरी दुनिया ने उस बात को देखा था, उस कहर को देखा था, और इसीलिए जिन लोगों ने वो दौर देखा था वो अब के इस दौर को लेकर कहीं ना कहीं थर्रा रहे हैं। तो क्या इसके पूरे मायने होंगे? और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में बड़ी बड़ी जो दुनिया की सल्तनतें हैं उनकी कब्र बन गई है, चाहे वो रूस से लेकर अमेरिका तक हम ये देखें। और ये बहुत बड़ी जीत तालिबान मानेगा, क्योंकि ये उन्होंने सिर्फ जो अफ़गान फोर्सेस हैं, जो अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है, सरकार की जो फ़ौज के अंडर जो काम करती है, सिर्फ उसी को नहीं खदेड़ा, बल्कि अमेरिका को, दुनिया की सबसे बड़ी पावर को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। और ज़ाहिर आप इसे समझते होंगे कि हौसले कितने बुलंद होंगे। ये सच है कि अफगानिस्तान ने गृह युद्ध से लेकर विदेशी ताकतों का कब्जा और आतंकवाद बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अफगानिस्तान निराशा के अंधेरे से बाहर निकल रहा है। नए सपने, नई उम्मीदें, आकांक्षाएं, एक बनता उभरता आधुनिक होता अफगानिस्तान। 2014 का मुझे वो चुनाव याद आता है जिसके लिए मैंने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया, और वो एक ऐसा वक्त था जिसमें मैंने अफ़गानिस्तान की नई उम्मीदें और कैसे एक लोकतांत्रिक बराबरी का समाज, एक उदारवादी समाज की तरफ बढ़ता हुआ अफ़गानिस्तान, उस पर मैंने रिपोर्टिंग की थी कि कैसे ये चुनाव उस दिशा में आगे लेकर जा रहा है। 2014 में तमाम महत्वपूर्ण जो नेता थे उनके इंटरव्यूज़ किए मैंने वहाँ पर। उनके समाज को सिर्फ पश्चिमी जो पत्रकार हैं या पश्चिमी जो दुनिया है उनकी नज़र से अक्सर हम अफ़गानिस्तान को देखते रहे हैं, लेकिन एक पड़ोसी देश होने के नाते हम अपनी नज़रों से, बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को देखा है या अपने कैमरे में दर्ज किया है। ये कई रिपोर्ट्स मैंने फ़ाइल की थी अफ़गानिस्तान जाकर चुनाव कवर करने के दौरान। सिर्फ जो एक सैनिक या जो एक फ़ौजी पहलू है अफ़गानिस्तान का या आतंकवाद की जो समस्या है, सिर्फ वो ना देखकर बल्कि उनके समाज को भी समझने की कोशिश की थी कि कैसे जब राजनीति बदलती है तो समाज भी बदलता है, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ता है।
आज दुख होता है मुझे कि मैंने वो अफ़गानिस्तान देखा 2014 का, और अब 2021 में वही अतिवादी रूढ़िवादी ताकतें फिर से अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज़ होने की पूरे तरीके से तैयारी कर रही हैं। ज़ाहिर है इसका सबसे पहला असर पड़ेगा अफ़गानिस्तान की महिलाओं पर, छोटी बच्चियों पर जो सपने देख रही थीं, जो स्कूल जाना चाहती थीं, कॉलेज जाना चाहती थीं, जो समाज है उसमें बेहतर भागीदारी करना चाहती थीं, और इसके अलावा बाकी तमाम जो कमज़ोर तबके हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा कि एक प्रगतिशीलता की तरफ बढ़ता हुआ अफ़गानिस्तान कैसे रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन की तरफ आगे बढ़ता हुआ या पीछे लौटता हुआ नजर आएगा। उम्मीद की जा सकती है कि तिनका तिनका जोड़कर अफगानिस्तान ये आशियाना फिर से बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ काबुल से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। और ऐसे में भारत के लिए जो स्थिति बन रही है वो ये कि पाकिस्तान जिसने पाला पोसा बड़ा किया, ट्रेन किया तालिबान को अपने मदरसों में, अब वो जो उसको फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा अफ़गानिस्तान में, क्या भारत इसको नज़रअंदाज कर सकता है कि भारत की सीमाएं ज़रूर नहीं मिलती हैं अफ़गानिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश जहाँ पर इतने अतिवादी रूढ़िवादी हिंसक तत्वों की अगर सरकार किसी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में तालिबान अगर सरकार का हिस्सा बनते हैं तो भारत के लिए कैसे ये चिंता की बात है। क्योंकि अगर हम ये बयान ही देखें तो भारत की तरफ से भी ये बयान दिया जा रहा है कि कैसे जो हालात हैं सुरक्षा को लेकर लगातार वो बिगड़ रहे हैं, और हम इसको लेकर प्लान कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को, अपने अधिकारियों को अलग अलग हिस्सों में जो अफ़गानिस्तान के फैले हुए हैं हम उन्हें कैसे वापस ला सकें, और अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं वहाँ काम करते हैं, इसको लेकर चर्चा चल रही है। ये सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार से जुड़े हुए लोगों ने ये बात कही है। अफ़गानिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं उनका बयान आप ये देखें, वो ये कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं वो पहले ही डिस्प्लेस हो चुके हैं, और लगातार एक सक्रिय लड़ाई चल रही है, एक्टिव फाइट चल रही है अफ़गान फोर्सेस के साथ तालिबान फाइटर्स की। करीब करीब 200 डिस्ट्रिक्ट्स में 375 ज़िलों में से 200 डिस्ट्रिक्ट की बात तो खुद राजदूत मान रहे हैं। तालिबान कह रहे हैं कि 85% इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, और वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा काफ़ी परेशानी हो रही है। जो 18 जो सीमावर्ती बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बॉर्डर्स मिले हुए हैं ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से और ईरान से, यानी कि अब लग रहा है कि बहुत दिन बाकी नहीं है। ये सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात भी नहीं है, कुछ हफ्तों की बात है जब नाटकीय अंदाज में अफ़गानिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। अभी भी 85% जो इलाका है तालिबान ये कह रहे हैं उस पर कब्ज़ा कर लिया है, और राजदूत ये कह रहे हैं कि 375 में से 200 ज़िलों पर ये कब्ज़ा किया जा चुका है। किस तरह के चैलेंजेस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आएंगे, और किस तरह से इससे निपटा जाएगा, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, पूरा जो दक्षिण एशिया है उसकी राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अशोक स्वेन हैं जो कि स्वीडन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय हैं, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, और फिलहाल प्रोफेसर हैं वो ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट उपसला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं स्वीडन में। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पीस और कितना कॉन्फ्लिक्ट ये पूरे इस मुद्दे पर देख रहे हैं। जेएनयू से भी पढ़े हुए हैं, और आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को हम लेकर आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी में भी बहुत ज़रूरी है आपको जानकारी मिलना, खासकर ऐसे मुद्दों पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हों और भारत भी उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकता हो। प्रोफेसर स्वेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए हमारे लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जो खुद तालिबानी जो फोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने 85% जो इलाका है अफ़गानिस्तान का उस पर कब्ज़ा कर लिया है, क्या आप उनकी बात पे विश्वास करते हैं? देखिए, तालिबान थोड़ा सा ज्यादा बोलता रहता है, मतलब यूजुअली दे क्लेम करते हैं, लेकिन जो यूजुअली जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं, एटलीस्ट 50% टू 2/3 एरियाज उनके कंट्रोल में है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, तालिबान रूरल एरियाज ले चुका है, मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज ले चुका है, बट द एरिया वाइज तालिबान को पास ज्यादा एरिया आ चुका है। बट इसका मतलब नहीं है कि जो अर्बन सेंटर से अभी भी उनके पास डायरेक्टली उनके कंट्रोल में जो मेन जो और सिटीज और टाउन्स जो हैं वो अभी भी अफगान गवर्नमेंट के अंडर है। बट दे हैवंट टेकन इट, आई मीन तालिबान सेइंग कि वो वेट किए हैं, वो उनका टैक्टिकली दे हैव स्टेड आउट ऑफ इट। बट ये अभी तक जो ये है जो ऑन द ग्राउंड, तालिबान के पास सिटीज और अर्बन एरियाज आया नहीं। बट सो पॉपुलेशन वाइज स्टिल मोर पीपल जो इनके पास है
अफगान गवर्नमेंट के पास है, जो अंडर में है। जी। इससे पहले कि मैं आपसे भारतीय पक्ष जानने की कोशिश करूं, पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैं जानने की कोशिश करूं, यूएस का अचानक ये फैसला लेना या वाकई पहले से ये चल रहा था, ये सब मैं जानने की कोशिश करूं, कितना गैर जिम्मेदाराना ये बर्ताव रहा है। मुझे ये बताइए कि जब हम ये कहते हैं कि तालिबान का राज होगा किसी भी तरीके से, किसी भी तरह वो सरकार का हिस्सा बनेंगे, पूरी सरकार उनकी होगी, कुछ जो है वो हिस्सा उनका होगा, तो क्या ऐसी चीज़ है जो अचानक अफ़गानिस्तान में बदल जाएगी, जो 1996 के दौर जो भी आपने देखा और अब आप देख रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं लगता कि जो जियो पॉलिटिक्स बदली है, दुनिया 25 साल में इतनी बदली है, उसके साथ तालिबान भी कुछ बदले होंगे? देखिए, तालिबान तो बदला है, ऐसे नहीं कि तो तालिबान जो हम 90s में देखे तो वही तालिबान अभी है। द रीजन इज कि तालिबान उसी टाइम में ओनली कुछ साल की थी, जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज में मद्रासा में पड़े थे। फिर देन दे डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस, जो बाहर का एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे, कैसे बाहर दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे दे विल बी डीलिंग विद द डिप्लोमेटिक वेज। सो गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, वो सब उनके पास नहीं था। बट एटलीस्ट जो लास्ट 20 years दे हैव ट्राइड टू स्टे आउट। वो जो दुनिया भर की अदर कंट्रीज के साथ वो अभी भी दोहा में है, पाकिस्तान में है, तो दे आर नॉट मोर, आई मीन द लीडरशिप आप देखिए, लीडरशिप अफगानिस्तान में नहीं है, लीडरशिप बाहर है। और वो उनको दिया है का जो जो एक्सपीरियंस दिया है कि जो दूसरे गवर्नमेंट के साथ कैसे डील किया जाए, द वे दे आर डीलिंग विथ डिप्लोमेटिकली इज क्वाइट इम्प्रेसिव। आप देखिए जो ईरान के साथ, रशिया के साथ, और इवन जो नेगोशिएशन किए अमेरिका के साथ, 18 months कंटिन्यूअस नेगोशिएशन एंड दे मेड डील विद यूएस। और जो अभी उसके बाद भी जो है कंटिन्यूअसली उनका जो डिस्कशन चल रहा है इवन इंडिया के साथ भी, तो ऐसे ही वो जो द काइंड ऑफ जो उनका जो एक्सपीरियंस दिखा रहा है कि वो चेंज हुए हैं। बट देयर इज अ थिंग, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। जो तालिबान चेंज हुआ है वो बाहर कैसे, और देयर आर आल्सो सम गवर्नेंस स्ट्रक्चर वो अच्छे किए हैं। जैसे आप देखिए जो 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 एरियाज तो अफगानिस्तान में उनके पास है, तो वो एरियाज को कैसे जो टैक्स कलेक्शन और कैसे जस्टिस कैसे देना, तो वो सब चीज मतलब जो दे हैव ट्राई टू बिल्ड ए सिस्टम इवन इन अफगानिस्तान, जो एरिया उनके कंट्रोल में। और बाहर में आपको तो बताया कैसे उनका डिप्लोमेटिक है, ये बढ़ा है। एंड और एक बात है कि उनके जो आप देखिए उनके जो स्पोक्स पर्सन है आजकल इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं, वो जो पूरा वो मतलब दे वांट टू गिव ए न्यू इमेज आज। तालिबान अब इंग्लिश में बोलने लगे हैं क्योंकि वो भी अंतर्राष्ट्रीय हो जाना चाहते हैं और अपने को कहीं ना कहीं एक तरह की एक्सेप्टेबिलिटी या स्वीकार्यता लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो हमारे भारत में जो अधिकारी हैं उनको जो वापस बुलाया गया है कांदाहार कॉन्सुलेट से, खासकर ये आधिकारिक घोषणा के बावजूद भी कि हम बंद नहीं कर रहे हैं दफ्तर को, उसके बावजूद भी किस तरह से लोकल स्टाफ को वहाँ हैंड ओवर कर दिया गया है दफ्तर को, इसको आप किस तरीके से समझते हैं? क्या ज़रूरत थी कांदाहार से खासकर वापस बुला लेने की अधिकारियों को? जो ईस्टर्न साइड में है, जो आप देखिए ईस्टर्न साइड में जो उनका जो इंटरेक्शन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, पर्टिकुलरली इंडिया के साथ। बिकॉज इंडिया के तालिबान का जो कनेक्शन पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रांग है। जो पाकिस्तान बोलना नहीं चाहता है कि तालिबान बोलना नहीं चाहते हैं, बट एवरीबॉडी नोज कि पाकिस्तान तालिबान के साथ रिलेशनशिप मच स्ट्रॉन्गर इन डिफरेंट लेवल में है। और उसके आप वो जो जो भी है, तो कोई भी इंडियन इंटरेस्ट डायरेक्टली अफगानिस्तान में रहना जो तालिबान को भरोसा करके, वो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ द लास्ट 20 years। अब देखिए इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन फॉट डायरेक्ट टुगेदर विद द ये जो यूएस एंड आप देखिए ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस पहले से निकल चुके। Americans before even their September 11th they wanted to go back. So ये Indian, I think Indian forces और Indian जो ये जो personnel जो है, वो security situation is not actually conducive if there will be the Taliban will be there. So I think it's a good idea that they have come. I mean, of course, we can discuss why they were engaged, whether it was the right way of engaging.
whether they should have better relationship with the Taliban before, that's a different thing. But at this point of time, it's I think ये advisable है जो इंडिया विड्रॉ किया है अपना ट्रूप से, तो या अपना अपना लेकिन प्रोफेसर साहब ये पर्सनल। थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नज़र आता है कि अगर भारत बातचीत कर रहा है तालिबानी नेताओं से दोहा में, ये अलग बात है कि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वो नहीं थे, लेकिन कुछ अधिकारी तो थे, भारत के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे जो उनसे बातचीत की। ये काफ़ी हद तक उस भारत की उस नीति से अलग है 1996 में, जबकि सिर्फ 2-3 देश, इसमें यूएई और 2-3 देश और शामिल थे, जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया था, मान्यता दी थी तालिबान को, और पूरी दुनिया ने बाकी मान्यता नहीं दी थी। भारत भी उन देशों में एक था जिन्होंने नहीं मान्यता दी थी। लेकिन अब 1996 से लेकर अब 25 साल के बाद पॉलिसी ये दिख रही है कि बैकडोर ही सही बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी भारत को ये शक है कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ भारत के अधिकारियों के लिए खतरा बना रह सकता है। ये दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। हाँ देखिए, जब भी जो बिफोर 2001 इवन जो 96 to 2001 तक जब तालिबान थे पावर में उधर अफगानिस्तान में, आप देखिए इंडिया उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बट इंडिया उनके साथ डील करता था। There are many things which were going at that time. Even उसी टाइम में भी इंडिया नेगोशिएट किया था, आपको याद होगा होस्टेज क्राइसिस जो इंडियन एयरलाइंस का था। तो आपका तो वो तो जो बैकडोर नेगोशिएशन तो चलता रहता है, वो तो होगा ही, वेदर आप फॉर्मली आप उनको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, सब कंट्रीज का होता है, और इंडिया में हुआ था। तो इंडिया अभी तालिबान का जो रिकॉग्निशन का जो ये स्टैच्यूर बहुत बढ़ चुका है, बिकॉज इंटरनेशनली आपको मुझे पहले बताया उसका इंटरनेशनली स्टैच्यूर उनका बढ़ चुका है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपको अमेरिका उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनको यूरोप रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनका रशिया रिकॉग्नाइज। आप देखिए इंडियन जब आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स का विजिट ईरान और मॉस्को को देखिए, उसी टाइम में तालिबान डेलीगेशन उसी टाइम एरिया में भी था। तो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू कि रशिया के साथ और ईरान के साथ कि कैसे ये किया जाए, रिलेशनशिप थ्रू तालिबान इंप्रूव किया जाए। तो ये दैट विल बी दैट, बट द प्रॉब्लम विल बी बिकॉज इफ तालिबान, व्हिच इज मोस्ट लाइकली तालिबान पावर का आएगा अफगानिस्तान में, तो इंडिया का सिचुएशन, इंडिया का जो ऑफ कोर्स $3 बिलियन प्लस जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इंडिया का जो इंटरेस्ट जो अफगानिस्तान में था, वो बहुत it will not be the same as I mean it will be probably going back to the same 90s situation. जी, इसके अलावा प्रोफेसर साहब जो अगला बड़ा सवाल आता है वो ये कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, हालांकि जो संबंध है हमेशा उनमें उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार हमने ये देखा, खासकर पुलवामा की घटना के बाद, कि जो एक तरह का तनाव है वो एक तरह से उच्चतम स्तर पर, और रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुँच गए। अब ऐसे में एक ऐसा देश जिससे, जो आपका पड़ोसी देश है और जिससे सीमाएँ मिलती हैं अफ़गानिस्तान की, भारत की सीमा नहीं है ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद तालिबान से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं, हम जानते हैं कैसे तालिब पाकिस्तान के मदरसों में पले बड़े हैं, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो जो उनका एक प्राकृतिक रिश्ता है उनसे वो नहीं समझा जा सकता, समझा जा सकता है। इसके अलावा तालिबान के ज़रिए जो एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान हमेशा से, पिछले लगातार सालों से, जब तालिबान इतने मजबूत नहीं थे उसके बावजूद भी, तो जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की तालिबान के ज़रिए जो मौजूदगी है, क्या आपको लगता है कि भारत को एक तरह से नुकसान है इस बात का, और पाकिस्तान सीधे फ़ायदे की स्थिति में नज़र आ रहा है? देखिए, तालिबान था जब पाकिस्तान का फायदा था, तब तालिबान जाने के बाद जब अमेरिकन ट्रूप्स आए, वो पाकिस्तान का भी फायदा हुआ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स डिपेंडेंट पाकिस्तान के ऊपर, वेस्ट और पर्टिकुलरली यूएस डिपेंडेंट रहा। और अभी तालिबान आएगा तो फिर पाकिस्तान विल बी बेनिफिशियल। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, उसका जो टेररिज्म का कुछ होता है उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, बट तालिबान को जो इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बहुत रहेगा। तो उसके वो पाकिस्तान का पॉलिसी ऑलवेज की इंडिया को, और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान पॉलिसी है भी, वो इंडिया का सेंट्रिक है, नॉट द अदरवाइज।
तो वो अभी जो सिचुएशन आप देखिए, मैं वही बता रहा था, तो ईस्टर्न साइड जो अफगानिस्तान का तालिबान का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इट विल बी डिफरेंट देन द वेस्ट साइड, बिकॉज तालिबान हैज ऑल्सो, जो तालिबान पावर से दूर जाने के बाद बहुत कुछ ग्रुप से जो सपोर्ट लिया है, वो जो सपोर्ट लिया है उनको वो दे विल डिमांड तालिबान जब पावर का आएगा, तालिबान जब टेकन ओवर पावर दे विल, बट तालिबान कुछ सीखा है जो 2001 से कुछ लेसन सीखा है होपफुली, बिकॉज दे विल नॉट रियली कि डायरेक्टली गो अगेंस्ट समथिंग जो यूएस इंटरेस्ट या इजरायली इंटरेस्ट डायरेक्टली हट किया जा करे, तो वो ईस्टर्न साइड में वो फोकस करेंगे, उसमें जो आएगा इंडिया आएगा, तो फिलीपींस आएगा, थाईलैंड आएगा, इंडोनेशिया आएगा, जिस एरिया में जो ग्रुप से जो तालिबान से सपोर्ट लेना चाहते हो। तो वो चीज मुझे लगता है कि जो ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न साइड ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान पॉलिसी विल बी समहाउ, क्योंकि उनका आइडियोलॉजिकली जो है और वो भी सपोर्ट लिए, तो दे विल नीड टू सपोर्ट समहाउ टू शो दैट कि उनका जो आइडियोलॉजिकली वो उनका जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। बट तालिबान ऑल्सो एक, आप देखिए चाइना के साथ दे हैव ट्राइड टू मेक ए एक्ट्स ऑफ सम सॉर्ट, बिकॉज जो उइगर एरिया में वो उनको जो ये में बोले कि वो दैट इज योर इंटरनल इशू, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, तो वो एक्चुअली दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स, एंड आई थिंक बट इट विल बी ए डिफिकल्ट इंडिया के लिए, और नॉट ओनली इंडिया, तो आई थिंक द ईस्टर्न साइड जितना जो बोला वो एरिया में तालिबान विल हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट। जी, लेकिन प्रोफेसर सुवैन ये बताइए कि भारत को कितना चिंतित होने की ज़रूरत है, खासकर इस बात के भी मद्देनज़र कि 1996 में जब तालिबान का उदय हुआ अफ़गानिस्तान में, भारत के ऊपर कश्मीर में सीधा उसका असर पड़ा। जो गेस्ट मिलिटेंट्स का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत बार ये बात सामने आई कि जो मुजाहिदीन थे वो कश्मीर में भी किसी न किसी स्थिति में पाए गए। हालांकि ये ख़बरें इस तरह की होती हैं कि इनको पूरी तरीके से स्थापित कर पाना, वेरीफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या हमें फिर से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, ख़ासकर इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अगस्त 2019 में पूरे तरीके से जो स्थिति है और जो हालात हैं कश्मीर में वो बदल चुके हैं। ये आप जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो अफगानिस्तान में जो हो रहा है अभी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, इंडिया कुछ कर नहीं सकता, इंडिया का बहुत भी माइनर रोल था, बट इंडिया का जो पहले था अभी वो भी नहीं रहेगा, इंडिया का कोई अफगानिस्तान में जो सिचुएशन जैसे जा रहा है, इट वेरी लिटिल इंडिया कैन डू, बट इंडिया ऐसे करना चाहिए, जो इंडिया आपको ऐसे सिचुएशन नहीं करना चाहिए विद इन इंडिया जो आपको पॉसिबिलिटीज देगा तालिबान को, जो उसको जो कि एक्सपेक्ट किया जाए। तो आई थिंक इंडिया एटलीस्ट उसी टाइम में जो 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 ये है, जो लोकल इश्यूज है, द एरियाज इंटरनली, इट कैन try to learn something that you will not really create a situation जिसको exploit करेंगे जो ग्रुप्स जो है तालिबान के सपोर्ट में। देखिए आप देखिए जैश है या लश्कर है जो इंडिया में आप बात करते हैं कश्मीर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, उनका जो नाता जुड़ा हुआ है तालिबान के साथ, पर अफगानिस्तान फाइट के साथ आप देखिए 1970s 80s से उनका कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन आप तोड़ नहीं सकते हैं अभी। तो आई थिंक ये कनेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, बट आपको कि आप कैसे आपका देश चला रहे हैं ये ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप अफगानिस्तान को अभी तालिबान के साथ कंट्रोल करना आप तो भूल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर सुवैन इस पूरी बातचीत के लिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अभी लगातार अफगानिस्तान पर चर्चा होगी, खासकर अगस्त तक जिस तरह से पूरे तरीके से बाहर निकलने की बात हो रही है नेटो फोर्सेस की और यूएस फोर्सेस की, ये तो लगभग कंफर्म ही हो चुका है। उसके बाद किस तरह से नाटकीय अंदाज से हालात बदलेंगे अफगानिस्तान में, इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, और किस तरह से भारत इस पूरी चिंता से निपटेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।